नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनु सांगवान है और आज का जो लेक्चर है उसका नाम है एंग्लो सिख वॉर। देखो, एंग्लो सिख वॉर हो गया, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध हो गया, एंग्लो अफगान वॉर हो गया, ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो लोग छोड़ के जाते हैं। और मेरा ये मानना है, अगर आपने एक बार ये चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, आपको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो शुरू करने से पहले अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं एंग्लो सिख वॉर। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको है ना एक बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि जो ये सिख धर्म है इसकी स्थापना कैसे हुई थी। मैं जल्दी से 10 के 10 गुरुओं के नाम लिख देता हूँ, आप एक बार रिकॉल कर लेना उन गुरुओं के नाम। आपको नाम तो याद होने चाहिए, मैं इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सारी नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। देखो, जो सिख धर्म है उसकी स्थापना करी थी गुरु नानक देव ने। किसने की थी? मेरे साथ रहना, गुरु नानक देव। उसके बाद जो सेकंड गुरु बने थे उनका नाम था गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव। जो थर्ड गुरु थे उनका नाम था गुरु अमरदास। जो फोर्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु रामदास। जो फिफ्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु अर्जन देव। जो सिक्स्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु हरगोविंद। जो सेवेंथ गुरु थे उनका नाम था गुरु हर राय। जो एट्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु हर कृष्ण। जो नाइन्थ गुरु थे उनका नाम था गुरु तेग बहादुर। और जो 10th गुरु थे उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूं इन सब की। देखो, जो गुरु अंगद देव थे ना, इन्होंने शुरू की थी गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जिसे हम आजकल गुरुमुखी स्क्रिप्ट, जिन्हें हम आजकल पंजाबी भाषा बोलते हैं, यानी कि पंजाबी में लिखना, और ये स्क्रिप्ट शुरू करने का काम गुरु अंगद देव ने किया था। इसके साथ साथ इन्होंने लंगर सिस्टम भी सिख प्रेमाइसिस के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। किसने? गुरु अंगद देव ने। उसके बाद जो गुरु अमरदास थे ना, वो गुरु अंगद देव के बेटे थे, लेकिन ये 60 साल तक वैष्णवाइट थे। 60 साल के बाद इनको लगा कि नहीं, वैष्णवाइट ठीक है, बट हम अब चेंज होंगे और हम बनेंगे सिख धर्म को अपनाएंगे, ठीक है। तो ये 60 साल की एज के बाद सिख धर्म के गुरु बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जो गुरु रामदास हैं, ये जो गुरु रामदास है, इनके नाम में ही एक चीज़ है रामदास, तो इन्होंने रामदासपुर एक गांव है उसका निर्माण करवाया था, जो आगे चल के अमृतसर कहलाया। इसके साथ साथ इन्होंने एक सरोवर का भी निर्माण किया था। किसका निर्माण किया था? सरोवर का भी। सरोवर, ये गलत कैसे लिखा जा रहा है, ठीक है, तो समझते हैं फिर से। किसका निर्माण किया था? सरोवर का निर्माण किया था। किन्होंने किया था? गुरु रामदास ने, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई हमने। उसके बाद इस सरोवर में ही गुरु अर्जन देव ने हरमिंदर साहिब करके एक टेंपल है, उसका निर्माण किया था, जिसे आगे चल के इन्होंने क्या किया था? हरमिंदर साहिब टेंपल का निर्माण किया था, जिन्हें आगे चल के रंजीत सिंह ने गोल्ड से कवर करवाया और उन्हें गोल्डन टेंपल का नाम दिया, ठीक है। जो ये 5 गुरु थे ना, ऊपर के जो ये 5 गुरु थे, यहां तक ये जो 5 गुरु थे, ये स्पिरिचुअल गुरु थे। यहां तक कोई मिलिटेंसी शुरू नहीं हो रखी थी, लेकिन गुरु अर्जन देव को मुगल एम्परर ने मरवा दिया था। और जैसे ही मुगल एम्परर जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मरवाया, उसके बाद जो आगे के गुरु हैं उनके बीच में मिलिटेंसी शुरू हो गई, यानी कि उन्होंने मिलिटेंट फॉर्म को अपनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए गुरु हरगोविंद ने, जो 11 साल की एज में ही गुरु बन गए थे, उन्होंने सिख धर्म को ट्रांसफर किया था फाइटिंग कम्युनिटी में। इतनी भी बात आपको समझ में आई। उसके बाद आगे चलते हैं। तो पहले जो गुरु थे जिनको मुगल एम्परर ने मरवाया था, उनका नाम था गुरु अर्जन देव। और आगे जो ये हैं गुरु तेग बहादुर, इनको भी ये दूसरे गुरु बने जिनको मुगल एम्परर ने मरवाया था। इनकी तो गर्दन काट दी थी और ये बोला था कि ये इनको बहुत बेकार मौत दी जाएगी, ठीक है। आगे गुरु जब गोविंद सिंह बने ना गुरु, तो उन्होंने है ना 1699 में, अच्छा यहां से हमारा लेक्चर शुरू होता है तो थोड़ा समझने की कोशिश करना। इन्होंने क्या किया था? गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? खालसा पंथ। अच्छा, ये खालसा पंथ क्या था? इन्होंने ये बोला था कि हम ठीक है, हम लोग मिलिटेंसी का तो रूप ले ही चुके हैं, हम लोग फाइटिंग कम्युनिटी तो बन ही चुके हैं, लेकिन अब हम एक पॉलिटिकल फोर्स भी बनना चाहते हैं। तो खालसा पंथ में पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स दोनों बनाया गया सिख धर्म को। समझ में आया? यानी कि अब जो सिख थे, सिख बिकेम पॉलिटिकल एंड मिलिट्री फोर्स। ये भी समझ में आ गया आपको। लेकिन आगे चल के 1708 में एक मुस्लिम कमांडर वजीर खान इनको मरवा देते हैं। किनको? गुरु गोविंद सिंह को। और उसके बाद जो लिविंग गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु ग्रंथ साहिब।
ठीक है। तो आज जो गुरु हैं वो हैं गुरु ग्रंथ साहिब, जिन्हें हम लिविंग गुरु के नाम से जानते हैं। तो इस गुरु गोविंद सिंह के ही एक डिसिपल हुए और उनका जो नाम था वो नाम था बंदा बहादुर। क्या नाम था? बंदा बहादुर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने है ना सिख कम्युनिटी को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज किया, यूनाइट किया और मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। उस समय जो मुगल थे वो थे बहादुर शाह वन, बहादुर शाह वन, ठीक है। इनके खिलाफ क्या किया इन्होंने? रिवोल्ट कर दिया, सिखों को ऑर्गेनाइज करवाया, यूनाइट करवाया और रिवोल्ट कर दिया मुगल्स के खिलाफ, जहां पे वो थे बहादुर शाह वन जो मुगल थे, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कौन सी बात चल रही है? 1708 की। क्यों? क्योंकि इनकी डेथ कब हुई थी? डाइड इन 1708 में, ठीक है। तो 1708 से ही बंदा बहादुर ने सिखों को ऑर्गेनाइज करवाना शुरू किया और मुगल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। अच्छा 1713 के अंदर हमें याद है 1713 में फरुख सियार करके एक आदमी है, वो मुगल बादशाह की गद्दी पे बैठता है और 1716 में जो फारूक सियार है, अच्छा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फारूक सियार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान इशू किया था कि नहीं किया था, ठीक है। अब 1716 में जो फारूक सियार है उसने इस आदमी को मरवा दिया। किसको मरवा दिया? बंदा बहादुर को मरवा दिया। ये भी समझ में, यानी कि ये 8 साल की लड़ाई अब यहाँ पे खत्म हो चुकी है और इसके बाद सिख धर्म में डिवीजन शुरू हो गया और वो सिख धर्म 2 भागों में बटा। उस पहले भाग का जो नाम है वो उसको रखा गया बंदाई। बंदाई का मतलब होता है लिबरल लोग, और जो दूसरा था उसको रखा गया तत्काल, तत्खालसा, इसका नाम है ऑर्थोडॉक्स। इतना भी समझ में आ गया, यानी कि अब ये सिख धर्म आगे जाके बढ़ चुका है। तो ये जो बटाव था ना, ये जो डिसइंटीग्रेशन था, ये आगे चलता रहा और 1726 में, 1726 कह रहा हूं, 1721 में एक आदमी है भाई मनी सिंह, भाई मनी सिंह। उन्होंने है ना, उन्होंने इस रिफ्ट को खत्म करवाने की कोशिश करी, यानी कि इनको यूनाइट करवाने की कोशिश करी। किनको? बंदाई को और तत्खालसा को। लेकिन ये अभी शुरू नहीं होगा, इसके 60 साल के बाद 1784 में एक आदमी हुए जिनका नाम था कपूर सिंह फैजलपुरिया। कपूर सिंह फैजलपुरिया। इन्होंने ऑर्गेनाइज करवा दिया सिख्स को, इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया सिख को और एक नाम रखा दल खालसा। क्या रखा? दल खालसा। और इस दल खालसा में 2 ग्रुप बनाए। जो पहला जो ग्रुप था उनको बोला गया बूढ़ा दल और दूसरो तरुण दल। यानी कि इस दल के अंदर रहेंगे एक्सपीरियंस्ड वेटरन्स, यानी कि ये वेटरन्स थे जो एक्सपीरियंस्ड थे सिख धर्म में और मिलिटेंसी और ये मिलिट्री फोर्स के अंदर, और तरुण दल में थे यूथ। फिर से समझने की कोशिश करो, मैंने क्या बोला? 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो बंदा बहादुर है, उन्होंने, जो बंदा बहादुर कौन है? गुरु गोविंद सिंह का डिसिपल है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रिवोल्ट शुरू कर दी बहादुर शाह वन के खिलाफ। लेकिन आगे चल के 1716 में फारूक सियार ने इस आदमी को मरवा दिया। जैसे ही इस आदमी को मरवाया तो ये ग्रुप बट चुका था 2 में। कौन सा ग्रुप? सिख धर्म 2 चीजों में बट गया, बंदाई और तत्खालसा में। आगे 1721 में भाई मनी सिंह ने इनको एक यूनाइट करवाने की कोशिश करी, लेकिन इसको और 60 साल लगे और कपूर सिंह फैजलपुरिया के नेतृत्व में एक पूरा का पूरा सिख धर्म एक कम्युनिटी के नीचे आया और उसको बोला गया दल खालसा। और दल खालसा में 2 चीजें बटी, बूढ़ा दल और तरुण दल। बूढ़ा दल वो होता है जो एक्सपीरियंस्ड है, जो बूढ़े लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड है, और तरुण दल वो है जो यूथ है। यहां तक की बात समझ में आई आपको? अगर यहां तक की बात समझ में आ चुकी है आपको, तो अब हम लोग दूसरी कहानी को देखते हैं। अच्छा दूसरी कहानी क्या है, क्या चल रही है? दूसरी कहानी ये चल रही है कि 1748 से लेके 1767 तक अहमद शाह अब्दाली ने मुगल्स के ऊपर अटैक कर दिया। किसने अटैक किया? अहमद शाह अब्दाली। और ये अटैक करते ही जा रहा था। इससे पता है क्या हुआ? इससे एक चीज हुई, जो मुगल्स है ना वो वीक हो गए। वो क्या हो गए? वीक हो गए। और दूसरा, मुगल्स वीक हो गए और दूसरा ये हो गया कि 1773 के अंदर, 1773 में ये आदमी खुद मर गया, तो इससे अफगान वीक हो गए, अफगान भी वीक पड़ गए, ठीक है। अब कौन बचा पावरफुल? सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब दिमाग लगाया कि ठीक है चलो अब देखते हैं। और यहां पे हमने देखा कि दल खालसा वाले लोग भी हैं। तो पता है दल खालसा वाले लोगों को उन्होंने यूनाइट करना शुरू किया और उनको भी अब ऐसा लगा कि अब हमारे पास पावर है, अब हम ये चीज नहीं जाने देंगे किसी के हाथ से। तो पता है यहां पे सपोज करो आप ये समझ लो, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहां पे ये दल खालसा बैठा हुआ था और इस दल खालसा ने 12 मिसल में अपने सिख को ऑर्गेनाइज करवाया। अब मिसल एक अरेबिक वर्ड है जिसका नाम होता है इक्वल अलाइक। क्या नाम होता है? इक्वल अलाइक, ठीक है। यानी कि ये मान लो ये अलग अलग किंगडम में बट गया और 12 मिसल का जन्म होता है, जिसमें से आपको 2 मिसल तो जरूरी हैं, वो याद रखना, एक है भंगी और एक है शुक्र चकिया मिसल, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको क्यों याद रखना है, ठीक है। तो ये 12 मिसल में बढ़ चुका है और 12 की 12 मिसल यानी कि 12 किंगडम में बढ़ चुका है। और 12 किंगडम ये मान लो आप सोवर्निटी के साथ रूल करेंगे, अपने हिसाब से रूल करेंगे, लेकिन ये सारे के सारे सिख धर्म के अंडर ही हैं। इतनी चीजें समझ में आई तो इन्होंने अपना राज शुरू करना शुरू किया। अच्छा ये मान लो यहाँ पे सहारनपुर है
यहाँ पे मुल्तान है, ऐसे इन्होंने वो अपनी टेरिटोरी को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया था, ठीक है। यहाँ पे माउंटेन रेंज आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बीच में ना एक सतलुज रिवर है, क्या नाम है, सतलज रिवर है। इसका भी एक गेम आएगा, वो बाद में समझेंगे। इतना समझ में आया आप लोगों को? तो हमने कहाँ तक देखा है अभी तक हमने ये देख लिया कि जो सिख धर्म है, मुगल वीक हो चुके हैं, अफगान वीक हो चुके हैं, अब सिख वाले ये सोच रहे हैं कि हम पावरफुल हैं, तो हमने हमारे किंगडम को 12 मिसल में डिवाइड कर लिया। और अब जो 12 मिसल हैं वो एक एक किंगडम बन चुके हैं। मिसल का मतलब होता है एक अरेबिक वर्ड जिसका नाम है इक्वल या अलाइक। इतनी बातें हमको समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैंने आपको 2 मिसल का नाम बताया। कौन कौन सी 2 मिसल? पहली है भंगी और दूसरी है, ये 12 है लेकिन आपको ये 2 जरूरी हैं, याद रखना, ठीक है। और दूसरी जो मिसल है वो है सुक्रचकिया, सुक्रचकिया, ठीक है। भंगी मिसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके पास 2 टेरिटरी थी, अमृतसर और लाहौर। अमृतसर को बोला जाता था रिलीजियस कैपिटल, क्या नाम था, रिलीजियस कैपिटल। और लाहौर को बोला जाता था सेंटर ऑफ पंजाब। इतनी भी बातें आपको समझ में आ गई। और शुक्रचकिया मिसल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1800 के आते आते सिर्फ एक यही मिसल बनती है जो पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर राज करती है, ठीक है। तो इसके जो लीडर थे उनका नाम था महान सिंह, क्या नाम था, महान सिंह। लेकिन ये महान सिंह की मृत्यु हो जाती है 1792 में, और अब इसकी गद्दी के ऊपर बैठते हैं रंजीत सिंह, इनके बेटे, जो कितने साल के थे, मात्र 12 साल के थे, ठीक है। यानी कि शुक्रचकिया मिसल का जो लीडर बन चुका है वो है रंजीत सिंह, जो 12 साल की एज में था। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अभी हो क्या रहा था 1797 में, 1798 के अंदर अफगान जो है ना, अफगान के अंदर एक राजा था जमान खान करके, वो है ना इधर अटैक करते हुए जा रहा था। कहां पे, पंजाब वाले एरिया में अटैक करते हुए जा रहा था। लेकिन रंजीत सिंह इस अटैक को रिटेलिएट कर रहा था, यानी कि रंजीत सिंह के ऊपर ये हमेशा इसकी ही विक्ट्री होती थी, यही जीतता था, ठीक है। उसके बाद अफगान के अंदर भी पावर स्ट्रगल चलने लग गया और वहां पे भी महमूद शाह के बाद अलग अलग वो वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया, तो ये किंगडम भी वीक पड़ने लग गया, ठीक है। अब रंजीत सिंह अपने आप को पावरफुल समझ रहा था, ठीक है। इसी के चलते रंजीत सिंह ने 1801 में रंजीत सिंह ने अपने आप को एक टाइटल दिया, आपको याद भी होगा, क्या नाम है टाइटल का, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। टाइटल दिया महाराजा ऑफ पंजाब का। ये बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ चुकी है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन इसके बीच में ये 1801 से पहले क्या क्या हुआ था? अच्छा, महाराजा और पंजाब बनने से पहले हमने देखा ना कि ये मिसल में बटे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या हुआ? हुआ ये कि देखो 1800 के आते आते जितनी भी मिसल्स थी वो सारी की सारी डिसइंटीग्रेट हो गई। पता है सबसे बड़ा कारण क्या था? लीडर ही वीक थे, फोर्सेज ही वीक थी, पैसे नहीं देते थे आर्मी को, इसीलिए ये मिसल्स डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गई। सिर्फ 2 मिसल बची, भंगी और शुक्रचकिया। अब यहां पे सपोज करो शुक्रचकिया मिसल है और यहां पे है भंगी। इस भंगी मिसल के साथ 2 चीजें, पहला है अमृतसर और दूसरा है लाहौर। तो इस शुक्रचकिया मिसल के जो लीडर थे वो थे रंजीत सिंह। उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1802 के अंदर अमृतसर को कैप्चर कर लिया और 1799 के अंदर लाहौर का घेराव कर लिया। कहने का मतलब यह है कि अब ये भंगी मिसल भी खत्म हो चुकी थी और अब एक ही राजा था, कौन था? रंजीत सिंह शुक्रचकिया। इसी के चलते उन्होंने 1801 में महाराजा का टाइटल भी दिया खुद को, ठीक है। और ये इतने ज्यादा स्ट्रांग क्यों थे? क्योंकि ये कुछ चीजों का ध्यान रखते थे। इनकी जो आर्मी थी ना वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन्ड थी। ये है ना, इस आर्मी को अपनी जो पे होती है या अलाउंसेज होते हैं वो है ना टाइम टू टाइम देते थे। इस आर्मी के जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल लीडर्स थे। मिलिट्री कमांडर्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा कैपेबल लीडर्स थे। इसीलिए ये रंजीत सिंह भाई साहब हमेशा जीतता हुआ जा रहा था। 1801 तक इसने अपने आप को टाइटल दे दिया था, 1802 में ये इसने अमृतसर को भी जीत लिया था। यहां तक की कहानी समझ में आई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब 1807 के अंदर 1807 में एक ट्रीटी साइन होती है, उस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ तिलसेट। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रशिया से अलेक्जेंडर और फ्रांस से नेपोलियन भारत को इन्वेड करेंगे। क्या करेंगे? इन्वेड करेंगे। किसके रास्ते इन्वेड करेंगे? इन्वेड इंडिया, लैंड रूट के रास्ते इन्वेड करेंगे। ये बात भी आपको समझ में आई? ट्रीटी ऑफ तिलसेट होती है। ये बात की भनक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लग जाती है 1807 के आते आते, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो अपने 4 डेलीगेशंस भेजते हैं। कहां कहां भेजते हैं? ईरान में, अफगानिस्तान में, पंजाब में और सिंध में। हमने सिंध वाले डेलीगेशन की बात पिछले लेक्चर में की थी, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध में। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब में जो डेलीगेशन भेजा गया। कौन भेजता है? लॉर्ड मिंटो भेजता है। कौन भेजता है? लॉर्ड मिंटो, ठीक है। और पंजाब में किसको भेजता है? पंजाब में भेजता है मेटकाफ को।
चार्ल्स मेटकाफ को। कहाँ भेजता है? पंजाब में। और ये जाके बोलता है रणजीत सिंह को कि भाई हमको तुम्हारे साथ एक ऑफेंसिव डिफेंसिव ट्रीटी साइन करनी है। ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब ये होता है अगर कोई हम पे हमला करेगा तो तुम हमारे साथ आओगे, और तुम पे कोई हमला करेगा तो हम तुम्हारे साथ आएंगे, एक दूसरे को हम लोग लड़ाइयों में साथ देंगे, और कोई दूसरी टेरिटरीज भी अक्वायर करेंगे दोनों साथ मिलके। तो इसमें मेटकाफ एक शर्त रखते हैं कि देखो जो ये सतलुज रिवर है उसके जो नॉर्थ में जितनी भी टेरिटरीज हैं उनमें तुम्हारा वर्चस्व अच्छा है, रंजीत सिंह तुम्हारी पकड़ अच्छी है, तो तुम सतलुज नदी के नीचे वाले एरिया को कैप्चर नहीं करोगे। इसकी ये बात सुन लेते हैं पहले तो रंजीत सिंह, उसके बाद अपनी दो कंडीशन रखते हैं। पहली कंडीशन ये कि जब भी हमारा और अफगान का युद्ध होगा ना तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बीच में नहीं आएगी। और दूसरी कंडीशन, मैं नहीं मानता इसको, मैं है ना यहाँ तक जो ये मालवा तक का रीजन है उस पूरे रीजन पे रंजीत सिंह का ही पकड़ रहेगी। तो ये जो पॉइंट था क्या कि सतलुज रिवर के साउथ में जितनी भी टेरिटरीज हैं उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बैठेगी, इस पॉइंट के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और ये ट्रीटी यहाँ पे फेल हो गई। कब फेल हो गई? 1807 में। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रंजीत सिंह के बीच में लड़ाइयां हुई जिसमें रंजीत सिंह की हार हो गई। तो अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अच्छा मौका लगा और वो अब साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर कौन से ईयर में साइन हुई है? 1809 में, जिसमें ये बोल दिया गया कि साउथ की जितनी भी टेरिटरीज है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर ही रहेंगी और नॉर्थ वाली रंजीत सिंह रहेंगे। इसके लिए रंजीत सिंह एक्सेप्टेड, रंजीत सिंह ने साइन कर दिया, उन्होंने मान लिया कि ठीक है हम साउथ ऑफ सतलुज को क्रॉस नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जाके 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, रंजीत सिंह डाइड। और रंजीत सिंह की मौत के बाद जितने भी रूलर्स आते हैं वो सारे के सारे वीक रूलर्स हैं। कौन से हैं? वीक रूलर आते हैं जिन्हें जो सिर्फ और सिर्फ दारू और नशा करते हैं, जो बहुत ही इनकैपेबल रूलर्स होते हैं। सितंबर 1843 में एक रूलर बनते हैं जिनका नाम है दिलीप सिंह। कौन बनते हैं? दिलीप सिंह। मात्र 5 साल की उम्र में ये सितंबर 1843 में बनते हैं। अच्छा, इसके रंजीत सिंह के यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो सफ़र है उसको एक बार बैकग्राउंड में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको देखना जरूर चाहिए। ठीक है, तो होता क्या है? होता ही है रंजीत सिंह की बहुत सारी बीवियाँ होती हैं, लेकिन उस रंजीत सिंह की जो बीवियाँ होती हैं उनमें से कुछ बीवियों के पास ही पुत्र होते हैं। ठीक है, उनमें से ही एक बीवी के पुत्र थे दलीप सिंह, जिनको ये बनाते हैं। अब दलीप सिंह यहाँ पे ये कब बनते हैं? 1843 में। और दलीप सिंह 5 साल के हैं, इसीलिए उनको एक रीजेंट दिया जाता है। रीजेंट का मतलब होता है इनके बिहाफ पे जो रूल करेगा वो। तो इसीलिए इनका जो नाम है वो है जिंदन कौर। जिंदन कौर ये इन्हीं की माताश्री होती है, जिंदन कौर इनकी रीजेंट बनाई जाती है। और यहाँ पे जो वजीर होते हैं उनका नाम होता है हीरा सिंह डोगरा। ये समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, याद रहेगा आपको। हीरा सिंह डोगरा। जिंदन कौर का एक भाई होता है। क्या होता है? एक भाई होता है जिसका नाम होता है जवाहर सिंह। जवाहर सिंह। और इसका एक लवर होता है जिसका नाम होता है लाल सिंह। ठीक है, तो जवाहर सिंह हीरा सिंह डोगरा को मार देता है किसी कॉन्स्पिरेंसी में, और ये खुद वजीर बन जाता है। आगे चल के लाल सिंह इसको मार देता है और ये वजीर बन जाता है। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब पोजीशन ये है कि वजीर की कुर्सी पे बैठा है लाल सिंह, और यहां पे ये हीरा सिंह डोगरा भी मर जाता है, जवाहर सिंह भी मर जाता है, और दिलीप सिंह यहां पे है, ये मान लो आप जिंदन कौर। अब ये सिचुएशन है, दलीप सिंह और लाल सिंह वजीर है। और यहां पे एक और प्लेयर आ जाता है जिसका नाम होता है तेजा सिंह। ये मिलिट्री कमांडर होता है। ठीक है, अब ये होते हैं वजीर वाली तरफ, ये होते हैं रीजेंसी वाली तरफ। इतना समझ में आया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। ये कब की बात कर रहा हूं मैं? ये कर रहा हूं सितंबर 1843 के बाद की, आसपास की बात। ठीक है, तो ये तेजा सिंह आर्मी के जनरल होते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स को ये पता चल चुका है कि जो सिख है ना वो वीक हो चुके हैं, और अब ये सही, और अब हम लोगों को ये एक्वायर करने का सही मौका है। बस वो किसी एक मौके की तलाश कर रहे थे। इसी के साथ होता क्या है पता है? होता ये कि 1845 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां से शुरू होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो ट्रुप्स होती है ना वो सतलुज रिवर के साउथ में बढ़ा देती है। इससे जो पंजाब वाले लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहा है। तो ये 11 दिसंबर 1845 को ये जो सिख की आर्मी होती है वो इस सतलुज रिवर को क्रॉस कर देती है, क्रॉस सतलुज। लेकिन इनका ये कहना था कि हम हमारे ही एरिया में आए, हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एरिया में नहीं गए हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स इसको ये बोलते हैं कि ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो थी ना उसको ब्रीच किया है तुमने, और अब हम तुम पे अटैक करने वाले हैं। यहां पे ब्रिटिशर्स सिख्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। किसके नेतृत्व में?
दलीप सिंह के नेतृत्व में। और वजीर कौन होता है? वजीर होता है लाल सिंह और तेजा सिंह। ठीक है, अब लाल सिंह और तेजा सिंह पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिले होते हैं और वो करप्ट भी होते हैं, इसीलिए आराम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी 30,000 की फौज और यहाँ पे जो दलीप सिंह की 50,000 की फौज है उसको हरा देती है। राजा कौन बन जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये युद्ध चलता है मार्च 1846 तक, 17 कह रहा हूँ, 1846 तक। हाँ, ये जरूर याद रखो कि इन्होंने एक चीज जरूर करी थी कि मार्च 1846 में यहीं पे एक ट्रीटी साइन करवा ली थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ लाहौर। अच्छा, इस ट्रीटी में क्या लिखा हुआ था ये भी समझने की कोशिश करना कि हम मानते हैं तुम्हारे जो रेजेंट हैं, तुम्हारे जो वजीर हैं, वो चीजें सही हैं। ठीक है, हमने वो चीज एक्सेप्ट कर ली कि वो चीज सही है। दूसरी चीज, पहली चीज जो तुम्हारे हायरार्की है ना वो ठीक है। दूसरी चीज, तुम्हारी जितनी भी आर्मी रहेगी ना उसको रिड्यूस कर दो। तीसरी चीज, 1 करोड़ से ज्यादा वॉर इंडेमिनिटी हमें चाहिए। यहां पे फेल हो जाते हैं कौन? सिख। और जब फेल हो जाते तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मानती नहीं है, तो इनका जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो एरिया है वो बेच देती है और वो दे देती है गुलाब सिंह को। किसको दे देती है? गुलाब सिंह को। कितने रुपए में? 75 लाख रुपए में। तो ये वाला एरिया भी गया। ये किसको गया? गुलाब सिंह को गया। बहुत बढ़िया। इसी के चलते सिख खुश नहीं होते हैं और सिख रेबल कर देते हैं। जब रेबल करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से हरा दी है और फिर एक ट्रीटी साइन होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ भायरोवाल। इसमें क्या बोलते हैं? भाई हम नहीं मानते अब तुम्हारे रेजेंट किसी को भी, और हम हमारा खुद का एक तुम्हारे रेजेंट बनाएंगे जिसका नाम है हेनरी लॉरेंस। नाउ जो रेजेंट बनेगा वो बनेगा हेनरी लॉरेंस। ठीक है, मान लिया। और इसके अंडर 8 सिख रहेंगे। ठीक है, यानी कि एक रेजेंसी काउंसिल होगी जिसका नेतृत्व करेंगे हेनरी लॉरेंस और 8 सिख रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, अब इसका मतलब ये हो चुका है कि ब्रिटिश की जो पावर है वो ऑफिशियल हो चुकी है सिख्स के ऊपर। ये चीज समझ में आ गई और यहीं से समाप्त होती है हमारी फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। अभी सेकंड एंग्लो सिख वॉर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक चीज याद रखनी पड़ेगी। यहां पे मैं आपको एक चीज बता देता हूं। 1818 और 1817 के अंदर मुल्तान और कश्मीर जैसे एरियाज रंजीत सिंह ने एक्वायर किए थे। तो इस समय, ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1848 की। ठीक है, रंजीत सिंह ने एक्वायर किया था मुल्तान। तो 1848 में इस मुल्तान का जो राजा होता है ना, जो गवर्नर होता है, वो होता है मुलराज। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हैं इसे कि भाई अपने जो तुम रेवेन्यू दे रहे हो ना हमें, वो रेवेन्यू को इंक्रीज करो। ये मना कर देता है। क्या कर देता है? ये मना कर देता है। जब ये मना करता है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि हमें तुम्हें रिप्लेस करना है और वो एक काउंसिल का गठन करते हैं और वो बोलते हैं कि आज से तुम नहीं रहोगे मुलराज, तुम नहीं रहोगे। ठीक है, तो जो ये काउंसिल का गठन करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां से 2 ऑफिसर्स जाते हैं। 2 ऑफिसर जाते हैं इस मुलराज को समझाने के लिए और ये दोनों को दोनों ऑफिशियल्स को मार देता है। किल्ड ब्रिटिश ऑफिशियल्स। इसी के चलते 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर बनते हैं, गवर्नर जनरल। लॉर्ड तो ये ऐसे लगा देते जैसे बहुत ही बड़े लोग हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनते हैं और ये अब बोलते हैं कि जो पंजाब है ना, पंजाब इज इन अ स्टेट ऑफ रेबेलियन, और ये पंजाब के ऊपर वॉर कर देते हैं। जब ये पंजाब के ऊपर वॉर कर देते हैं तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर शुरू हो जाता है 1848 से और ये चलता है 1849 तक। पंजाब इज इन अ स्टेट ऑफ रेबेलियन। ठीक है, और तीन लड़ाइयां करते हैं। कहां पे लड़ाइयां करते हैं? रामनगर, हाँ ये याद रख लो, चिल्हनवाला और गुजरात। ये गुजरात वो नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, ये गुजरात पंजाब का एक छोटा सा एरिया है जिसको वहाँ उस टाइम पे बोला जाता था। आज के टाइम पे ये पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, और इन तीनों बैटल के बाद सिख सरेंडर कर देते हैं। सिख सरेंडर्ड। ठीक है, सिख ने सरेंडर कर दिया और पंजाब के ऊपर एनेक्सेशन शुरू हो चुका है। पंजाब के ऊपर एनेक्सेशन हुआ, आगे चल के 1853 में जो रेजेंसी काउंसिल बनी थी उसको रिमूव कर दिया और अभी वहां पे 3 मेंबर का बोर्ड बना दिया। 3 मेंबर का बोर्ड बनेगा जिसके जो हेड होंगे उनका नाम क्या रहेगा? हेनरी लॉरेंस। इस 1853 में जितने भी ये बोला था, ये जो 3 मेंबर का बोर्ड है इसको भी रिमूव कर दिया और सिंगल चीफ कमिश्नर अपॉइंट कर दिया। कमिश्नर अपॉइंटेड। इस चीफ कमिश्नर का जो नाम था वो था जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस। इतना समझ में आया कैसे ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ खत्म करी और ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो अगर आपको ये एंग्लो सिख वॉर समझ में आया है और आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो मेरा आपसे हार्दिक निवेदन है कि लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ हमारे कोर्सेज www.mannusangwan.in पे लाइव हो चुके हैं। थोड़े ही दिनों में हम हमारे नोट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। मेरा ये मानना है कि फर्स्ट एक अटेम्प्ट ही काफ़ी है आपको यूपीएससी निकालने के लिए, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो और वो अप्रैल के महीने से ही आप शुरू कर रहे हो तो। ठीक है, धन्यवाद। हमारे साथ पढ़ते रहिए, देखते रहिए और हंसते भी रहिए, ज़िंदगी का मज़ा भी लेते रहिए। तो आपसे हम लोग आज विदा लेते हैं। धन्यवाद।